मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स एंड द फीडबैक एंड बहुत प्यार मिला मुझे अभी तक दोनों वीडियोस में एंड काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं। काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार किया है, वीडियो बहुत बार शेयर हुई है। तो एक ही फीडबैक मिला कि क्या मैं थोड़ा फॉर्मल बोल सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मन का गुस्सा निकलने में, मन का गुबार निकलने में टाइम लगेगा एंड इसलिए मैंने फॉर्मल कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन फॉर्मल शायद बोल नहीं पाऊँगा। तो आज मैं बात करूँगा कि हेम्प का जो कपड़ा है, हेम्प का जो क्लोथिंग है, वो कॉटन से बेटर क्यों है, और अगर इतना बेटर है तो लोग यूज़ क्यों नहीं करते हैं, और कॉटन बुरा क्यों है। बिकॉज़ पहले कई बार मैंने अपने लिंक्डइन पे कॉटन के बारे में या कॉटन लॉबी के को एक्सपोज करने की कोशिश की, तो बहुत सारे, खासकर सिर्फ कॉटन वाले केसेस में बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए, खासकर उन लोगों से जो कॉटन या तो फर्टिलाइजर कंपनी से जुड़े हों, जो कॉटन इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, या अन्य लोग खासकर यूएस वगैरह में। होता क्या है कि कॉटन तो बुरा था ही और कॉटन बुरा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि माइंड वॉश उनका भी हो चुका है और हमारा भी हो चुका है। अब कैसे, मैं बताता हूँ। कॉटन, पहली बात तो कि एक जीएम जब से ज़्यादा डर्टी प्लांट माना जाता है पूरे प्लानट पे। डर्टी प्लांट है तो फिर हम यूज़ क्यों करते हैं, ये बात मैं बताऊँगा। पहले डर्टी प्लांट है क्यों। तो पहले तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, जो एक किसान अगर उगाना चाहता है कॉटन, तो उसको कुछ पार्टिकुलर विदेशी कंपनियों से लेना पड़ता है या विदेशी कंपनी के सब्सिडरी से लेना पड़ता है। तो किसान तो पहले वहीं मारा जाता है, उसके बाद उन्हीं कंपनी की एलाइड कंपनी से फिर उनको पेस्टिसाइड भी लेना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड भी लेना पड़ता है। और अगर आप किसी कॉटन ग्रोअर से बात करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, बिकॉज दुनिया का मतलब इतने पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड है, वीडीसाइड है, उनको इतने प्रपंच में फंसाया हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और लास्ट में किसान अगर अपने मैन पावर की कॉस्ट जोड़े तो उसको मुश्किल से 8,000 रुपये 1 एकड़ में खेती पे भी नहीं मिलता होगा। तो एक तो जीएम सीड है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। ऊपर ये वैसा ही है जैसे देशी मुर्गे में डिफरेंस और आपको पोल्ट्री वाले मुर्गे में डिफरेंस। उन्होंने जैसे पहले हवा फैलाई थी कि मुर्गा या मीट ख़राब है इंडियन, बिकॉज उसे फैट बढ़ेगा, तो उनके देशी मुर्गे खाओ जिनमें कोई स्वाद नहीं होता। घी बंद कर दो क्योंकि उनके डालडे में स्वाद था, है ना। घी डालडा जब आया तो डालडा बंद कर दो क्योंकि उनके रिफाइन में स्वाद था या रिफाइन हेल्दी था, जबकि कुछ भी हेल्दी नहीं था। ये ऑल प्रोपेगेंडा एंड बुलशिट है। तो सेम वे में कॉटन ग्रोअर को काफ़ी सारा वीडीसाइड, पेस्टिसाइड लेना पड़ता है। आलम यह है कि दुनिया का 25% पेस्टिसाइड और 12% इंसेक्टिसाइड सिर्फ अकेले कॉटन इंडस्ट्री लेती है। 25%। और वो 25% पता है कहाँ जाता है? हमारे आपके शरीर में जाता है। कैसे जाता है? जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन का होता है पूरी दुनिया में, वो कॉटन इंडिया में, चाइना में और बांग्लादेश में उगाया जाता है। ऑलमोस्ट मेजर पार्ट, लाइक 80-90% पार्ट। जब एक ग्रोअर, एक किसान उसको उगाता है और ये चीज़ें अप्लाई करता है, वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ तो प्लांट में जाती हैं और कुछ मिट्टी में जाती हैं। वो फिर बारिश होती है, नदी में बहता है, नदी से वो नदियों में जाता है, नदियों को पॉल्यूट करता है, हमारे जो पानी के जीव जंतु हैं उनको भी मारता है, फिर समुंदर में जाता है और समुंदर को भी नष्ट भ्रष्ट करता है, और उससे नुकसान तो होता ही है। और ये फूड चेन के थ्रू फिर मछली खाती है, मछली से हमारे शरीर में आता है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा, ये तो कहानी भी हो सकती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि नदी में जाता है, समुंदर में जाता है। हम नदी का पानी तो पीते नहीं हैं, हम तो सप्लाई का पानी पीते हैं। लेकिन बंधु, जो अगर आप डेटा देखेंगे तो पंजाब को कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज होता है किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए खेती में। वो डायरेक्ट लिंकेज है, बिकॉज उसमें जो केमिकल्स होते हैं आप उसको मतलब नंगे हाथों से छू नहीं सकते। लेकिन जब ग्रोअर उसको स्प्रे करता है तो ऑफन वो मास्क नहीं पहनता, कुछ नहीं पहनता, हवा में जाती हैं वो पार्टिकल्स, हम सांस लेते हैं। बाकी आप देखेंगे कि जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है और उसमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज होता है, वहाँ पे केसेस कैंसर की बहुत ज़्यादा होती है।
और भी बीमारियां होती हैं। एक डेटा कहता है, कॉटन एक्शन कमेटी समथिंग है, मैं कभी शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। 500 लोग हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ पेस्टिसाइड पॉल्यूशन से जो कॉटन इंडस्ट्री में होता है। बट कोई सुनने वाला नहीं है, बिकॉज हमें तो उनके लिए काम करना है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए काम करना है, तो गंदगी हम झेलते हैं। मैं तो एक दिन मजाक में कह रहा था कि हम लोग शिव हैं, विष पी लेते हैं, अमृत उनको दे देते हैं। तो एक तो हम अपने आप को दूषित कर रहे हैं, अपनी बॉडी को दूषित कर रहे हैं, गंदा सा फूड खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, गंदी हवा में सांस लेते हैं, और जो अच्छी चीज़ें वो बाहर चली जाती है। दूसरा, कॉटन पानी बहुत लेता है। भारत में ऐसे ही पानी की कमी है। मतलब चेन्नई में प्रॉब्लम, वाटर क्राइसिस आया था। हम लोग दिल्ली फरीदाबाद में रहते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी पानी की दिक्कत होती है, और ये सीन पूरे भारत में है। ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। तो ये पानी जाता कहाँ है? पहली बात तो कि पहाड़ों से जो पानी आता है बीच में, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल में चला जाता है। उसके बाद जो पानी नीचे आता है वो इरिगेशन में चला जाता है। और कॉटन, भारत दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोअर है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉटन इंडिया में उगता है चाइना के बाद। तो उसमें पानी लगता है। 1 किलो कॉटन उगाने में, मतलब एक आपका शर्ट एंड पैंट बनाने में 20,000 लीटर पानी का उपयोग होता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिया पानी भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मैंने डैम बोला था पीछे, तो डैम जो बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज होता है। और वो भी एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है, क्योंकि फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत एनर्जी कंजम्पशन होता है, जैसे सीमेंट बनाने में होता है, तो वो भी उसमें आपका उस इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। तो कि इनडायरेक्टली क्लाइमेट वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल को सपोर्ट करता है। तो ये तो है प्रॉब्लम्स। हेम्प बेटर क्यों है? बिकॉज हेम्प में कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर जगह उगता ही ऑटोमेटिकली। कई जगह तो मैंने ये देखा कि किसानों को उनको मारने के लिए दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, हर्बिसाइड्स वगैरह। तो इतना रेसिलिएंट प्लांट है, हर जगह उग जाता है, तो इसका तो एक उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, कॉटन से ये 3 या 4 गुना ज़्यादा जो है फाइबर देता है। अब जैसे अगर 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें 150 किलो फाइबर निकलता है कॉटन का, तो इसमें जो है अराउंड 800 किलोग्राम फाइबर निकलता है 1 एकड़ में। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ नहीं लगता है, और ये ज़मीन को नर्चर भी करता है, मतलब ज़मीन को और उर्वरा बनाता है। अगर आप बंजर ज़मीन पे भी उगा देंगे तो ज़मीन धीरे धीरे खेती के उपयोग के लायक हो जाएगी। उसके बाद कार्बन निगेटिव प्लांट है, मतलब 1 हेक्टेयर की खेती 10 टन कार्बन को सिक्वेस्टर करती है। ये तो आते हैं कि सिद्धांत की बातें हैं कि ठीक है, हमें लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? मुझे तो उससे, आप तो ये कहेंगे कि मुझे इस बात से बहस है कि मैं पहनता हूँ या मेरा एक्सपीरियंस क्या है हेम्प को लेके। आप एक बार हेम्प पहनिए, आप दोबारा कोई कपड़ा पहनना नहीं चाहेंगे हेम्प को छोड़ के। इतना अच्छा होता है, इतना ब्रीदेबल है, इतना पहनने का इतना अच्छा फील करेंगे आप। ब्रीदेबल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी एलर्जिक है, यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, और आपको ब्रीदेबल होने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर आप पॉलिस्टर का या नाइकी का या एडिडास का किसी का कपड़ा पहनते हैं, वो पहनेंगे तो आपको सफोकेशन सा फील होगा। पहना तो आपने प्लास्टिक ही है ना। आप एक बार हेम्प का कपड़ा पहन के देखिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। उसके अलावा ये किसानों की आय भी बढ़ाता है। अगर एक किसान कॉटन ग्रोअर 8,000 रुपये 1 एकड़ से कमाता है, तो हेम्प से वो उगा के कम से कम लाख रुपये तक कमा सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आगे की बातों में बात करेंगे। मेरा आपसे यही है, मेरी अपील आप लोगों से यही है, देश के लोगों की, अपने देश में हेम्प हर जगह होता है, हमें इसका फैलाना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसको लीगल करे, हर जगह लीगल करे। और आज कॉटन इंडस्ट्री इतना स्ट्रगल कर रही, कमोडिटी बन गई है, क्योंकि हम एक प्रकार से खिलौने हैं विदेशी कंपनियों के। हेम्प को प्रमोट करके वी कैन टेक आवर फेट बैक, मतलब हम अपना जो भाग्य है उसको वापस से अपने हाथों में ले सकते हैं। अब आते हैं, एक छोटी सी बात और कर दूं कि छोटी सी बात और कर दूं, नहीं, हाँ, तो छोटी सी बात ये कर दूं कि अगर हेम्प इतना ही अच्छा था, हमारे देश में ही उगता था, हम सब जानते थे, तो फिर हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम यूज़ नहीं करते थे, हम करते थे। बहुत क्वालिटेटिव वे में इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया था। आज भी पहाड़ों पे जो बहुत पुराने 100 वर्ष के लोग हैं, वो आज भी आपको बताएंगे कि हेम्प का वो कपड़ा पहनते थे। कई लोगों ने मुझे दिखाया भी है। मैं बहुत ऊपर हिमालयन विलेजेस में गया, वहाँ पर लोगों ने मुझे कुछ कपड़े भी दिखाए बने हुए, बनता था। लेकिन क्या है कि
आपको पता है कि कई बार अच्छी चीज़ें दब जाती हैं और जो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है वो बहुत हाईलाइट हो जाती हैं जस्ट ड्यू टू मार्केटिंग। तो किसी इंडस्ट्री का कोई थिंक टैंक होना चाहिए या कोई उस इंडस्ट्री का कोई एडवोकेट होना चाहिए जो इस चीज़ को फैलाए। हम लोगों ने ये जिम्मा लिया है कि इस इंडस्ट्री को हम इंडियन हेम्प इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी हेम्प इंडस्ट्री बनाएंगे पूरे वर्ल्ड में। इस बार हम किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड को पावर को या किसी को आगे आने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा व्हाट एवर इट टेक्स वी विल मेक इट हैपन। थैंक यू।